हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, कि बौद्धिक काल में भारतीय शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि वैदिक पीरियड में किस तरह से हमारे जो इंडियन एजुकेशन है उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बौद्धिक काल में किस तरह से भारतीय शिक्षा का विकास हुआ। तो हम शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि अगर हम बौद्धिक एजुकेशन की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के जो संदेश थे, वो संदेश कहीं ना कहीं हमें बुद्धिस्ट एजुकेशन में देखने को मिलती है। बुद्धिस्ट जो एजुकेशन है वो भगवान बुद्ध के संदेश के पर ही आधारित है। तो द 6th century BC forms an important era in the history of the India, कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अब ये महत्वपूर्ण समय क्यों है? क्योंकि द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू न्यू रिलीजन, जैनिज्म फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर एंड बुद्धिज्म फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। इस अवधि में दो नए धर्मों का उदय हुआ। एक हम बात करते हैं जैनिज्म, दूसरा अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म। तो जो जैनिज्म था वो भगवान महावीर के जो संदेश है उस पर आधारित है, और जो बुद्धिज्म है गौतम बुद्ध जी के जो संदेश हैं, जो मैसेज है, उस पर बुद्धिज्म आधारित है। तो अगर हम धर्म की बात करें तो महावीर ने कोई जैन धर्म का निर्माण नहीं किया था, ना भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया। आगे चल के उनके चाहने वालों ने, उनको उनके मानने वालों ने उनके संदेशों को एक नया रूप दिया जिसको बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहा जाने लगा। These two these two religions were the outcome of a revolt against the caste system that prevailed in the Brahminic period, कि ये दोनों धर्म ब्राह्मण काल में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का ही परिणाम था। जैसे हमने वैदिक पीरियड की बात की कि वैदिक पीरियड में समाज में जैसे वर्ण सिस्टम था, तो सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सिर्फ उपरोक्त 3 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको ही शिक्षा का अधिकार था। जो शूद्र थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो ये, हम निचला जब तबका था उसमें इस चीज़ को लेकर असंतोष था। और उसी असंतोष का जो हम परिणाम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म आया तो समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि इसमें इस तरह का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। और जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ने सभी को समान अवसर दिए। तो ये भी इसका एक कारण था कि ये बौद्ध धर्म जो था बहुत तेजी से फैला। और आगे चलकर जो शासक थे, जिसे हम अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, इन्होंने बुद्ध धर्म को सिर्फ भारत तक नहीं रखा, बल्कि दुनिया के अपने मैसेंजर्स के थ्रू, अपने राजदूत के थ्रू श्रीलंका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, तो दुनिया के विभिन्न देशों में इस धर्म का व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार किया। The Buddhist period in Indian education roughly start from 600 BC and last for about 1200 years till 600 AD, कि भारतीय शिक्षा में बौद्ध काल का जो समय रहा है 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग 1200 वर्षों तक रहा। 600 AD मतलब ईस्वी तक रहता है। तो 1200 वर्षों का एक समय था। और इस दौरान जितने भी शासक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया, और जो भगवान बुद्ध की जो अपनी उनकी जो फिलॉसफी थी, उनके जो विचार थे, उसको जनता तक पहुंचाया। और बौद्ध, अगर हम भगवान बुद्ध के अगर हम संदेश की बात करें तो भगवान बुद्ध के जो संदेश थे वो शांति से संबंधित थे, समानता से संबंधित थे, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया और उनकी जो मैसेज थे, संदेश थे, उसको स्वीकारा। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध, कि बौद्ध शिक्षा गौतम बुद्ध के शिक्षण पे आधारित थी। जैसे हमने बात की, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन वॉज द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन एंड द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण थ्रू इट, कि शिक्षा का जो बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैसे मैंने आपको बताया
कि सम्राट अशोक और उनके आगे आने वाले राजाओं ने बौद्ध धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया और जो भगवान बुद्ध के शांति के जो संदेश थे दुनिया भर में उसको फैलाया। और इसका एक जो मुख्य उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति, जैसे भगवान बुद्ध भी उन्होंने अपना घर छोड़ा कि ज्ञान की खोज में, शांति की खोज में उन्होंने अपने घर को त्याग किया था। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना और निर्वाण की प्राप्ति। द मोनेस्ट्री वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, कि मठ बौद्ध काल के दौरान शिक्षा का केंद्र थे। जैसे हमने वैदिक काल के दौरान हमें बताया कि जो गुरु का जो घर था, गुरुकुल थे, वो शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करते थे। उसी तरह बौद्ध काल में जो मठ थे, मोनेस्ट्री थी, वो शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। This education was so important that it continues to be a source of inspiration for the individual along with social development in India till date। कि यह शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण थी कि ये आज तक भारत में सामाजिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान बुद्ध के जो संदेश थे शांति समानता से संबंधित थे। और आज के समय में अगर हम देखते हैं कि हम मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो आज के समय में इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंसान को जिसके पास सब कुछ है उसके पास भी अगर हम देखते हैं तो वो आंतरिक रूप से हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो भगवान बुद्ध के जो संदेश है, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, इस जो ये पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, समानता की बात करता है, तो ये चीज़ आज के समय में भी काफ़ी ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज के समय में भी बुद्धिस्ट जो एजुकेशन है वो प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे बुद्धिस्ट? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन और निर्वाणा, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। तो जैसे वैदिक एजुकेशन के जो एम्स ऑफ एजुकेशन जो हम देखते हैं, एम्स वैदिक एजुकेशन के और बुद्धिस्ट एजुकेशन के काफ़ी उद्देश्यों में समानता हमें दिखती है। वैदिक एजुकेशन में अटेनमेंट ऑफ गॉड की बात की गई है, जबकि बुद्धिस्ट एजुकेशन में अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन या निर्वाणा की प्राप्ति की बात की गई है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयारी। जैसे वैदिक एजुकेशन को दो भागों में बांटा गया था। एक एजुकेशन ऐसी जो इंसान को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करती थी ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, और दूसरी जो एजुकेशन था वो इंसान को उनके सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती थी। तो इसी तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन भी दो तरह की थी। एक एजुकेशन ऐसी जो मनुष्य को साल्वेशन, मोक्ष के लिए तैयार करती थी, और दूसरी जो एजुकेशन थी उनके सामाजिक गृहस्थ जीवन के लिए उनको तैयार करती थी। The teaching of Four Noble Truth. Buddha was primarily an ethical teacher. The message of his enlightenment points to man the way of life that leads beyond suffering. The Four Noble Truth are the following, कि भगवान बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने चार महान आर्य सत्य की शिक्षा प्रदान की। और बुद्ध मुख्य रूप से एक नैतिक शिक्षक थे और उनके ज्ञान के संदेश मनुष्य को जीवन के मार्ग की ओर इशारा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने चार महान आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसको फोर नोबल ट्रूथ भी बोलते हैं। और ये चार महान जो आर्य सत्य कौन कौन से थे? कि ऑल अर्थली लाइफ इज माइजरी, कि ये संसार दुखों से भरा है। पहला जो आर्य सत्य है कि ऑल अर्थली लाइफ इज माइजरी, ये संसार दुखों से भरा है। और डिजायर इज द कॉज ऑफ माइजरी, कि इच्छा ही इस दुख का मुख्य कारण है। फिर तीसरा सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताया कि रिमूवल ऑफ द डिजायर अलोन कैन एंड माइजरी, की इच्छाओं पे नियंत्रण करके ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। और उसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, 8 रास्ते बताए हैं। कौन कौन से हैं? जिसको अष्टम मार्ग कहते हैं। राइट बिलीफ,
कि सही विश्वास होना चाहिए, राइट एम, सही उद्देश्य, राइट स्पीच, सही वाक होना चाहिए, सम्यक वाक, राइट एक्ट, सही कर्म होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, राइट लिविंग, सही जीवन होना चाहिए, राइट एफर्ट, सही प्रयास होने चाहिए, राइट अटेंशन, सही हम बात करते हैं ध्यान, और राइट मेडिटेशन, योग। तो समयक ज्ञान, समयक संकल्प, समयक वाक्य, समयक आचरण, समयक कर्म, समयक प्रयत्न, समयक ध्यान और समयक योग, ये अष्टम मार्ग, 8 मार्ग बताए हैं जिसके माध्यम से मनुष्य जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति कर सकता है और जन्म मृत्यु के जो चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए। इसके बाद अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो द करिकुलम वो चीफली स्पिरिचुअल इन नेचर, कि बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है मुख्य रूप से हम इसकी बात करें तो आध्यात्मिक है। तो करिकुलम की हम बात कर रहे हैं कि द करिकुलम वाज चीफली स्पिरिचुअल इन नेचर, कि बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम की प्रकृति मुख्य रूप से आध्यात्मिक थी। और द चीफ एम ऑफ एजुकेशन वाज टू अटेन साल्वेशन, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। कि जैसा कि हमने भगवान बुद्ध की अगर बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था साल्वेशन था, निर्माण की प्राप्ति। The study of religious book was the most important. This type of curriculum was meant only for the monks, कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए था? भिक्षुओं के लिए था। द स्टूडेंट वर प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों को 2 तरह की शिक्षा दी जाती थी। एक शिक्षा दी जाती थी निर्वाण प्राप्त करने के लिए, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन, एंड दूसरी शिक्षा जो दी जाती थी वो विद्यार्थियों को उनके सामाजिक जीवन के लिए तैयार की जाती थी। तो विद्यार्थियों का आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। जिनको साल्वेशन को प्राप्त करना होता था उनके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन थी, और जिनको अपनी सामाजिक जीवन जीना था, समाज में जाके रहना था, उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन उनको दी जाती थी। स्पिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग ऑफ द क्लोथ्स, टेलरिंग, स्केचिंग, अकाउंटेंसी, मेडिसिन एंड सर्जरी वर द सब्जेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, की कताई, बुनाई, सिलाई, छपाई, स्केचिंग, अकाउंटेंसी, चिकित्सा और सर्जरी आदि बौद्ध शिक्षा के अन्य विषय थे। अगर हम फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं, बौद्ध शिक्षा की विशेषता, तो पबज्जा सेरेमनी, पबज्जा समारोह, जैसे हमने बात की कि वैदिक टाइम में जब विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश देने से पहले, गुरुकुल में एडमिशन से पहले एक समारोह हुआ करता था जिसको उपनयन सेरेमनी कहते थे या जनेऊ संस्कार कहते थे। उसी तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन में विद्यार्थियों को मठ में प्रवेश से पहले, एडमिशन देने से पहले एक समारोह हुआ करता था, पबज्जा सेरेमनी। और इस समारोह के बाद विद्यार्थियों के बाल काटे जाते थे, उनको धागा पहनाया जाता था, और उसके बाद उनको मठ में एंट्री, प्रवेश दिया जाता था और उनकी शिक्षा शुरू होती थी। इसके बाद उपसंपदा सेरेमनी, की बुद्धिस्ट मठ में 12 साल की शिक्षा के बाद जो बच्चे अपने आगे की जिंदगी मोंक या भिक्षु बनकर ही मठ में ही रहना चाहते थे, तो उनके लिए एक जो सेरेमनी होती थी उपसंपदा सेरेमनी। इस सेरेमनी के बाद विद्यार्थियों को उस जो मोनेस्ट्री थी, जो मठ था, उसके एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, और आगे चलकर उनको भिक्षु के रूप में उनको उसी मठ में रहना पड़ता था, और जो बौद्ध मठ है उनके नियमों को, अनुशासन का पालन उनको करना पड़ता था, और अपना आगे का सारा जीवन उसी मठ में एक भिक्षु के रूप में उनको व्यतीत करना पड़ता था। तो उन विद्यार्थियों के लिए उप संपदा सेरेमनी, उप संपदा समारोह होता था। स्टूडेंट की जो लाइफ थी, सामान्य जीवन था, उनको उनको बौद्ध मठ में रहना पड़ता था और अपने गुरु की सारी बातें, आज्ञा का पालन करना पड़ता था, और रोजाना उनको समाज में जाकर भिक्षा मांगकर जो उनको मिलता था उसी से वही उनका भोजन का स्रोत होता था। इसके अलावा उनको अपने मठ की साफ सफाई भी करनी पड़ती थी। शिक्षक जो गुरुकुल में जो मॉन्क होते थे, सॉरी, मठ में जो मॉन्क होते थे, उनको
उपाध्याय कहा जाता था, और उपाध्याय का जो मुख्य कार्य था बच्चों को शिक्षित करना। वुमेन एजुकेशन की अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करें तो आरंभ में महिला की वुमेन एजुकेशन की मनाही थी, लेकिन बाद में अपने शिष्यों के कहने पे भगवान बुद्ध ने बौद्ध मठ में महिलाओं की को भी शिक्षित करने का कार्य उन्होंने आरंभ किया और महिलाओं को भी प्रवेश एंट्री दी। तो बुद्धिस्ट समय में हमें एक नई चीज आई, वुमेन एजुकेशन की, महिलाओं को भी शिक्षित किया जाने लगा। वोकेशनल एजुकेशन की हम बात करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा जो विद्यार्थियों को उनके सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती थी। तो व्यावसायिक शिक्षा में एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट, शिल्प की शिक्षा दी जाती थी, कि जैसे हमें पता है कि बुद्ध समय की जो शिल्प कला थी बहुत ही उच्चतम स्तर की थी। और एजुकेशन ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे स्कल्पचर, पेंटिंग, जैसे हम स्तूपा में देखते हैं बुद्ध समय के जो सबसे प्रसिद्ध और सुंदर जो हम स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्तूप की, जिसकी जो नक्काशी जो थी, जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर था, बहुत ही सुंदर हुआ करता था। और आज भी दुनिया भर से लोग इन स्तूप की जो नक्काशी है, इनका जो स्कल्पचर है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो एजुकेशन ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकारी की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड राइटिंग, कृषि, वाणिज्य और लेखन की शिक्षा दी जाती थी। मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सीय शिक्षा दी जाती थी। तो जैसे हम देखने को समझने को मिल रहा है कि बुद्धिस्ट टाइम में भी, जैसे वैदिक टाइम में, दो तरह की एजुकेशन थी। एक एजुकेशन जो विद्यार्थी को उनके सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती थी, और दूसरी एजुकेशन उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करती थी, जिससे वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो बुद्धिस्ट समय में भी दो तरह की एजुकेशन थी। एक एजुकेशन उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षित करती थी, और दूसरी एजुकेशन थी उनकी सामाजिक जीवन के लिए उनको तैयार करती थी, ताकि विद्यार्थी अपना सामाजिक जीवन सही प्रकार से जी सके। तो उसके लिए उनको क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती थी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, राइटिंग, मेडिकल एजुकेशन, इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग की शिक्षण विधियों की बात करते हैं। इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि, जैसे हम देखते हैं अनुकरण की छोटी कक्षाओं में देखते हैं, पहले शिक्षक बच्चों को पढ़कर सुनाता है और फिर बच्चा शिक्षक के साथ साथ उस चीज़ का अनुकरण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीचर बच्चों को बोलता है ए फॉर एप्पल, तो बच्चा भी रिपीट करता है ए फॉर एप्पल। तो इस तरह से इमिटेशन मतलब उसका शिक्षक का अनुकरण करना, जो शिक्षक बोलता है बच्चा उसको बार बार रिपीट करता है। तो इमिटेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, टूर मेथड, पर्यटन विधि की बच्चों को भ्रमण के द्वारा सिखाना, और जो कॉन्फ्रेंस मेथड, सम्मेलन विधि, जिसमें जो मठ है उससे बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया जाता था किसी विषय पर बात करने के लिए, और उस विषय पर जो आजकल भी देखते हैं टाइम टाइम पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक विषय होता है, उस पर बात करने के लिए हम बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, और एक्सपर्ट जो है अपना ज्ञान उस विषय पर बच्चों के साथ साझा करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस मेथड, सम्मेलन विधि, एग्जाम्पल मेथड, उदाहरण के द्वारा ज्ञान, सेल्फ स्टडी मेथड, अध्ययन विधि, स्व अध्ययन विधि। सेल्फ स्टडी मतलब स्व अध्ययन विधि। डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, की दिखाकर बच्चों को कोई भी चीज़ अगर बताएं तो उसको दिखाकर बच्चों को उस चीज़ के बारे में समझाना। तो ये विधियां थी। और फिर हम कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न एरा की आधुनिक समय में बुद्धिस्ट शिक्षा का क्या योगदान है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन की, बुद्धिस्ट समय में जो क्राफ्ट की, स्कल्पचर्स की, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन बात करते हैं, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा, और पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा। टीचिंग मेथड्स, बुद्धिस्ट एजुकेशन की जो शिक्षण विधियां थी, वाइड एम्स ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन ऐसी जो विद्यार्थियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी तैयार करती थी और उनको उनके सामाजिक जीवन के लिए भी तैयार करती थी। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर वो ऑल, कि सभी को शिक्षा के समान अवसर देना, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। तो हम देखते हैं कि वैदिक एरा के बाद, वैदिक जो टाइम था उसके बाद भारतीय समाज में
600 हम BC की बात करते हैं, तो उस टाइम एक नया परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध, महावीर, जैन जैसे महापुरुषों का उदय हुआ, और इनके जो मैसेज थे, इनके जो संदेश थे, जो समानता के, शांति के जो इनके संदेश थे, दुनिया भर के लोगों ने इनके संदेश को पसंद किया और इनकी जो शिक्षा थी उसको अपनाया। और आज भी हम देखते हैं, 2500-3000 साल भी देखते हैं, तो उनके जो संदेश थे, उनके जो मैसेज थे, आज के समय में भी, चाहे हम शिक्षा की बात करें, एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। और अ, आज भी इनको बड़े पैमाने पर उनके संदेश को माना जाता है। और शिक्षा में भी इनका, जैसे आज के समय में बात करते हैं, तो जैसे महिला शिक्षा है, वुमेन एजुकेशन की उसमें शुरुआत हुई, और आज भी देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन का, अगर हम देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन की जो शुरुआत बुद्धिस्ट टाइम से हुई थी, और आज भी अगर वुमेन को एजुकेशन दी जा रही है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उस समय को जाता है। और व्यावसायिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, पीस एजुकेशन आज के समय में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन की ये कुछ देन है आज के समय में, आज की शिक्षा में इनका जो योगदान है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।